Hello everyone, this is Palak Batheja and welcome to PEF's Commerce classes. Today we are going to study one of the most important topic of your course. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये है टॉपिक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का. फाइन. आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि मेथड ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, यानी कि जर्नल एंट्रीज देखेंगे, इनकी लेजर पोस्टिंग देखेंगे. ठीक है, लेजर पोस्टिंग देखेंगे. फिर हम थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इस मेथड का बेनिफिट क्या है. फाइन. और एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डेप्रिसिएशन के बारे में ब्रीफिंग करना चाहती हूँ. डेप्रिसिएशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. डेप्रिसिएशन होता क्या है अगर हम आम भाषा में बात करें तो देखिए, अगर एक एसेट यूज हो, अगर हम एक एसेट को यूज करें तो नेचुरली कुछ वियर एंड टियर तो होगा ही, राइट, जिसकी वजह से एसेट की जो अपनी वैल्यू है वो कम होती रहती है. एग्जाम्पल लेते हैं एक कार की. कार की एग्जाम्पल में मैं ये कहना चाहती हूं, आज मैंने कार खरीदी, अगर मैं उसको शोरूम के बाहर निकालते ही बेचने जाऊं, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई होगी. ये तो हम आम जिंदगी में देखते हैं. ऐसे ही कोई भी मशीनरी ले लीजिए या कोई और एसेट ले लीजिए, एनी अदर एसेट एक्सेप्ट लैंड. लैंड के केस में ऐसा नहीं होता. बाकी कोई एसेट उठा लीजिए, टेंजिबल एसेट जो बिजनेस में हम यूज करते हैं, लैंड को छोड़कर, ठीक है, अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को छोड़कर, फाइन, या फिर कोई मेटल को छोड़कर, प्रेशियस मेटल्स को छोड़कर. हम इन एसेट्स की बात नहीं कर रहे हैं. ये तो हमारी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम इनको देखते हैं, इनकी नहीं बात कर रहे. हम बिजनेस एसेट्स की बात कर रहे हैं. बिजनेस एसेट्स की, जो हम बिजनेस में, अपने प्रोडक्शन में, अपने ऑफिस में यूज करने वाले हैं, बिजनेस एसेट्स की बात कर रहे हैं. इनकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है ओवर देयर यूजफुल पीरियड, राइट. जितना हम इसको यूज करते रहते हैं उनकी वैल्यू कम होती रहती. जो ये डेप्रिसिएशन है, इसी को ही रिडक्शन इन वैल्यू बोलते हैं. जितनी मशीनरी की वैल्यू कम होती जाती है, उसी कम हुई वैल्यू को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन. जिससे हम, जितनी अमाउंट से हम वैल्यू कम कर रहे हैं, उसी को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. डेप्रिसिएशन, ऑलराइट. इसकी हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं नॉर्मली? इसकी हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, बुक्स में कैसे लिखते हैं? डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल 31 मार्च को, यानी कि ईयर एंड पे कैलकुलेट होती है. ठीक है, जितनी अमाउंट आती है उसको हम मशीनरी की अमाउंट से लेस कर देते हैं. फाइन. जर्नल एंट्री क्या पास होती है मैम? इसकी जर्नल एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, या फिर अगर कोई मशीनरी के अलावा और कोई एसेट हो तो एसेट अकाउंट. फाइन.
जब जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है हम एक तरीके से हमारा खर्चा बुक करते हैं। फाइन, ये हमारा खर्चा होता है, इसको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। डेप्रिसिएशन के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है, जिसकी हम अमाउंट को या बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। फाइन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी खर्चे होते हैं उसमें से डेप्रिसिएशन भी एक पार्ट है। जितने भी खर्चे होते हैं वो टू साइड पर यानी कि डेबिट साइड ऑफ P&L, डेबिट साइड ऑफ P&L में टू साइड पर ऐसे डेप्रिसिएशन शो होता है। ठीक हो गया। और रही बात मशीनरी की, ये है हमारा रियल अकाउंट, है ना। रियल अकाउंट क्या है, इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड के अंदर। उसमें हमारा जो भी एसेट है, एसेट क्या है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की बात कर लो। अगर हमारा एक एसेट है बिल्डिंग या फिर फर्नीचर, जो भी, ठीक है, उसको हम यहाँ पे एज एन एसेट शो करते हैं। फाइन, फिक्स एसेट शो करते हैं। उसकी अमाउंट किस वैल्यू पे शो हो रही होगी, उसकी वैल्यू शो हो रही होगी नेट अमाउंट। नेट अमाउंट मीन्स लेस ऑफ डेप्रिसिएशन। जितनी अमाउंट अपनी एक मशीनरी की होगी, साल में जितनी भी नहीं खरीदी, देखो ओपनिंग बैलेंस तो आ ही रहा होगा पिछले साल से, ओपनिंग बैलेंस। फाइन, ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा 1 अप्रैल को। साल में कुछ ना कुछ हमने मशीनरी खरीदी होगी, हमने कोई वही पर्टिकुलर एसेट खरीदा होगा, ठीक है। जो भी वैल्यू हुई उसमें से जो भी वैल्यू हुई, एक तो ओपनिंग बैलेंस की और जो नया एसेट खरीदा उसकी, उसका हम करते हैं टोटल। फाइन, अभी हम सेल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूं। फाइन, टोटल कंसिडर किया, इसमें से हम लेस कर देते हैं जितनी साल की डेप्रिसिएशन है, जितनी इस साल की डेप्रिसिएशन है, वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा अब नेट अमाउंट। ये नेट अमाउंट यहां पर बैलेंस शीट के अंदर शो होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, बुक वैल्यू। ऑलराइट, बुक वैल्यू। ठीक है, ये तो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, ये मैंने थोड़ा सा ले लिया ब्रीफ। पर इस मेथड की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कह लो, इनकन्वीनियंस कह लो। फाइन, इनकन्वीनियंस कह लो। क्या इनकन्वीनियंस है मैम, देखो एक बिजनेसमैन है, अगर वो डिसाइड कर ले कि हाँ 3 या 4 साल के बाद अब मुझे ये एसेट को बेचना है, एसेट को सेल करना है, he wants to sell the asset, तब वो क्या करेगा, अच्छा he wants some selling price, वो चाहता है कि मैं एक ऐसे सेलिंग प्राइस पे पहुंचूं जिस पे मुझे मेरा मन चाहा प्रॉफिट मिले। राइट, मुझे मेरा मन चाहा प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे एक ऐसा सेलिंग प्राइस ढूंढना है जिसको मैं अपने बायर ऑफ द एसेट को कोट कर सकूं। उसके लिए उसे कोई ना कोई रेफरेंस प्राइस तो चाहिए ही चाहिए, एक रेफरेंस प्राइस चाहिए। वो रेफरेंस प्राइस क्या हो सकती है बताइए। आप अगर अपना दिमाग लगाएं तो आप एक आंसर पे पहुंचेंगे, जौन सी भी अभी लास्ट ईयर की
बैलेंस शीट थी, उसमें आप मैम बुक वैल्यू ढूंढ लो उस एसेट की, बुक वैल्यू ढूंढ लो उस एसेट की, वही आपका रेफरेंस पॉइंट है, उसी हिसाब से आप अपना सेलिंग प्राइस कोट कर दो। बट देखो ये जो बुक वैल्यू है, ये जो बुक वैल्यू है, ये कैसे अराइव हुई, ये कैसे अराइव हुई? इट अराइव्ड बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, है ना। ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, किस अमाउंट पे चार्ज होगा, किस रेट पे चार्ज होगा, किस मेथड से चार्ज होगा, कहीं लिखा है या कहीं पे इसका पैमाना दिया हुआ है, कहीं पे स्टैंडर्ड दिया हुआ है? द आंसर इज नॉट रियली, नॉट रियली। कहीं कहीं पर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स होते हैं, देखो हर एक्ट जो पास होता है उसको असिस्ट करने के लिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ रूल्स बनाती है सरकार। फाइन, इनकम टैक्स एक्ट के भी कुछ रूल्स हैं, उनके अंदर, रूल्स के अंदर, इनकम टैक्स रूल्स के अंदर रेफरेंस दिया हुआ है रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन का, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन का। देखो हम अपने कोर्स में क्या कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर की बुक्स को बना रहे हैं, राइट, इनकी बुक्स को स्टडी कर रहे हैं कि ये अपनी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। इनके ऊपर जनरली कोई और एक्ट एप्लीकेबल, अदर एक्ट्स नॉट एप्लीकेबल, इनके लिए दूसरे कोई एक्ट इतनी जल्दी एप्लीकेबल जनरली नहीं होते, तो वो अपने लिए डेप्रिसिएशन के कौन से रेट्स को रेफर करते हैं, जो जनरली इनकम टैक्स एक्ट में दिया होता है, उसके रूल्स में दिया हुआ है। फाइन, तो मोटा मोटी हम अगर ये बात लगा के चले कि हाँ जी डेप्रिसिएशन के रेफरेंस रेट्स वो किसको ले रहे हैं, जनरली वो किसको ले लेते हैं, आम अगर हम प्रैक्टिस में देखें तो इनकम टैक्स के रेट्स ले रहे हैं, इनकम टैक्स के अंदर जौन से डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं वो ले रहे हैं। बट प्रिंसिपल वाइज हम क्या माने, जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक एस्टिमेशन होता है। अगर मैं इसकी बाय डेफिनेशन देखूं ना कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर यूजफुल लाइफ। इस सिस्टमैटिक बेसिस पर, एक सिस्टम के बेसिस पर, एक सिस्टम फॉलो करो, कॉस्ट ऑफ एसेट को उसकी यूजफुल लाइफ में उसी सिस्टम के हिसाब से बांट दो। वो बांटने का तरीका क्या है, वो है डेप्रिसिएशन का। अब वो सिस्टम क्या है, वो डिपेंड करता है कि एक अकाउंटेंट क्या सोचता है उस मशीनरी के बारे में, ठीक है। एक अकाउंटेंट सेम मशीनरी के लिए एक एस्टीमेट को फॉलो कर सकता है कि हाँ जी मैं तो इसके ऊपर सिंगल स्ट्रेट लाइन मेथड लगाने लगा हूं, 10% का रेट चार्ज कर दूंगा। दूसरा अकाउंटेंट कहता है कि नहीं जी इसके ऊपर मैं WDV फॉलो करूंगा, इसके ऊपर मैं WDV के हिसाब से 5% का रेट लगाता रहूंगा जब तक इसकी यूजफुल लाइफ खत्म नहीं हो जाती। क्या इसमें से मैं किसी को गलत कह सकती हूं? नहीं कह सकती। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह ओके हैं। कोई भी अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन का रेट लगा सकता है अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है। तो क्या एक ही एसेट की बुक वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट नहीं आ सकती? आ सकती है। किसी की SLM के हिसाब से डिफरेंट आएगी, किसी की WDV मेथड के हिसाब से डिफरेंट आएगी।
एक ही एसेट इतनी सारी बुक वैल्यूज, इतने सारे मेथड्स के हिसाब से, इतने सारे पॉसिबल रेट्स के हिसाब से आ सकती है। सो कैन यू से कि ये जो बुक वैल्यू है ये एक रिलायबल रेफरेंस पॉइंट है टू फाइंड व्हाट विल बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल सेलिंग प्राइस कोड? द आंसर इज नॉट रियली। कर सकते हो बट इतना रिलायबल नहीं है। कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को चाहिए, क्या चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट चाहिए ही चाहिए। अब आप ये कहोगे मैम तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट ले लो, बट कहां से लेंगे? हम बात कर रहे हैं 5 साल के बाद। 5 साल कब से? जब से हमने मशीनरी या अपनी एसेट खरीदी। 5 साल के बाद हम अपनी पुरानी बैलेंस शीट उठाएंगे? इतना टाइम है हमारे पास? क्या पता हमारे अकाउंट्स एक्सेसिबल ना हो, नॉट एक्सेसिबल। फाइन। सो इस चक्कर में हम क्या करेंगे, बिजनेसमैन क्या चाहता है कि उसकी बुक्स में एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे भी शो हो जाए, फाइन, पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता रहे। ये बहुत जरूरी है, डेप्रिसिएशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अब पिक्चर में आता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पिक्चर में आ गया। ये कहता है कि हाँ जी अब मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन आपके लिए लेके आया हूं। जी कैसे? ये हमारी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे करेगा, अब हम वो देखने जा रहे हैं। देखो, जब जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा हम उसको करते हैं डेबिट, राइट? डेप्रिसिएशन को हम करते हैं डेबिट। और मशीनरी क्या होती है, या एसेट क्या होता है? क्रेडिट। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है? अपनी मशीनरी की वैल्यू में रिडक्शन। तो मशीनरी या फिर हमारी एसेट है जो वो डिक्रीज हो रही है। बट मैं चाहती हूं कि ये ना हो, मुझे मेरी एसेट को टच नहीं करना, वो उसी वैल्यू, सेम वैल्यू, उसी वैल्यू पे शो करना है जिस पर हमने उसको परचेज किया। ठीक है, परचेज वैल्यू पे शो करना है। तो हम एसेट को तो बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते जनरल एंट्री में, पर हमने डबल एंट्री बुक सिस्टम को फॉलो करना है, तो यहां क्रेडिट तो कुछ ना कुछ होगा। तो सर क्रेडिट क्या होने वाला है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारा क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। हम अब हर साल क्या करेंगे, जब जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोविजन बनाते जाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते जाएंगे। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन है ये अपना एज यूजुअल वही चीज करता रहेगा, अपने आप को P&L में डेबिट साइड पर डालता जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड पर डालते जाएगा एज एक्सपेंस। इसमें तो कोई सर चेंज ही नहीं है। चेंज है सिर्फ ये हमारी एक सेपरेट लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, काइंड ऑफ। ओके, लायबिलिटी क्रिएट होता रहेगा और एसेट जिसके लिए ये प्रोविजन बना है वो एसेट साइड पर अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो होता रहेगा। तो कोई झंझट ही नहीं, आपका एक्सपेंस भी बुक हो गया,
डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता रहा और आपकी जो बुक्स में एसेट है ओरिजिनल कॉस्ट पर ही शो होती जाएगी। तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। अच्छा, आ जाइए अब क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन है ABC Limited purchased a machine for 1 lakh on 1st April 2023. डेप्रिसिएशन का रेट है 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर, यानी कि ये हमारा हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मशीनरी को बेच दिया गया। द मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन 1st October 2025। कितने की बिकी? 70,000 की। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कब तक की? जब तक कि हमने मशीनरी बेची है, जब तक कि हमने मशीनरी बेच नहीं दी, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर, ठीक है, 31 मार्च 2024 पहला साल, फर्स्ट ईयर की हमने एंट्रीज पास करनी है। फिर सेकेंड ईयर कौन सा है हमारा? 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। फिर हमने इस साल की एंट्रीज पास करनी है। फिर है थर्ड ईयर, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक ये एंट्रीज हमने पास करनी है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एंट्री पास करेंगे परचेज ऑफ मशीन की। एंट्री होगी 1 अप्रैल 2023 को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अज्यूमिंग कि हमने बैंक से पेमेंट कर दी वाया ऑनलाइन मेथड्स, या फिर हमने चेक पे कर दिया, चेक इशू कर दिया, मतलब हमने एक पेमेंट के अगेंस्ट एसेट परचेज कर दिया, मशीनरी परचेज कर लिया। ठीक है, इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ऑलराइट, कितनी अमाउंट थी? 1 लाख। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन की एंट्री 31 मार्च 2024 को। ये होगा ईयर एंड पे, ये होगा ईयर एंड पे, साल के अंत में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, गलत, मशीनरी नहीं, यहां पर मशीनरी नहीं आएगा, यहां पर आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर हम ये वाला मेथड फॉलो ना करें, यानी कि यूजुअल वे ऑफ डेप्रिसिएशन को ही फॉलो करें, तब हम डेप्रिसिएशन टू मशीनरी डालते हैं, जिसमें मशीनरी की वैल्यू कम होती रहती है, मशीनरी कम होती रहती है। लेकिन यहां पर मशीनरी को हम टच ही नहीं कर रहे, किसी भी जर्नल एंट्री में मशीनरी नहीं आ रहा, हम सिर्फ प्रोविजन को ही टच कर रहे हैं, प्रोविजन को ही क्रेडिट कर रहे हैं, प्रोविजन को ही क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर, यहां पर हमारी जो जर्नल एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर द ईयर। ठीक है, कितने की होगी? ये हमारी थी 1 लाख के ऊपर 10%। ये भी ध्यान रखना है कि हमने मशीनरी कब खरीदी है। मशीनरी हमने खरीदी है 1 अप्रैल को, यानी कि साल के शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही। तो 10%
जो हमारा रेट है ये सारे साल का लगेगा, इसमें हम मंथ्स की एडजस्टमेंट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मशीनरी को 1 अक्टूबर को खरीदते तो हम फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करते? आधे साल का, क्योंकि हमने मिड ऑफ द ईयर में मशीनरी परचेज की थी। अगर हमारा परचेज डेट 1 अक्टूबर होता, लेकिन अभी हमारा क्या है, करंट एग्जाम्पल में 1 अप्रैल है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि मशीनरी हमने स्टार्टिंग में परचेज करी है, जिसकी वजह से हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे। इट विल कम टू 10,000 विच इज 10% ऑफ 1 लाख। ऑलराइट, चलो उतने से ही हमारा प्रोविजन भी क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद हम कौन सी एंट्री पास करेंगे? डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। उसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। मैंने पहले भी बताया था, जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनको या तो हम P&L में डाल देते हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं, या फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं, विच विल बी डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। यानी कि अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या डायरेक्ट इनकम्स हैं तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तब वो जाएगा P&L में। हमारा जो ये डेप्रिसिएशन का खर्चा है इसको हम P&L में लेके जाते हैं। ओके, ये हमारा P&L में जाएगा, P&L में जाकर डेबिट हो जाएगा। इसकी एंट्री क्या पास होगी? नरेशन क्या पास होगी? बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू P&L। ओके, 10,000। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज होगा फॉर द सेकेंड ईयर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अगेन यहां पर प्रोविजन ही होगा, मशीनरी कभी भी नहीं आता है। जब हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो करते हैं, तब हम मशीनरी को क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं करते। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। ओके, जस्ट बिकॉज यहां पर हम SLM फॉलो कर रहे हैं इसलिए डेप्रिसिएशन अगले साल भी सेम है। डेप्रिसिएशन को अब हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। $10,000 का। ओके, फिर से नरेशन पास करेंगे, नरेशन लिखेंगे डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नेक्स्ट ईयर क्या होगा? क्या हम 31 मार्च 2026 की बातें करेंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमने अब मशीनरी कब बेची? 1 अक्टूबर 2025 को। 1 अक्टूबर 2025 को वी सोल्ड आवर मशीन फॉर 70,000। 70,000 की हमने मशीनरी बेची है। ये जो बेचने की ट्रीटमेंट है इसकी शुरुआत होगी सबसे पहले डेप्रिसिएशन टिल 1 अक्टूबर 2025 चार्ज करने पर। ठीक है, हम पहले इतने पीरियड तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने जब तक मशीनरी बेची है एसेट को यूज किया है। टिल वी सोल्ड इट। जब जब यूज होगा डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही होगा, डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही होगा। इसमें हम कंजूसी नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हम नेग्लिजेंस नहीं दिखा सकते। डेप्रिसिएशन तब तक चार्ज होगा जब तक आप अपने एसेट से छुटकारा ना पालो। ओके,
अब यहां पर डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज होने वाला है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, कितनी अमाउंट, अब उसका क्वेश्चन है। पूरे साल की 10,000 की हमारी डेप्रिसिएशन होती है, वो कैसे कैलकुलेट हुई थी? 1 lakh, that is the original cost, into 10%. Fine. It was a per annum rate. ये per annum rate है, ये साल का रेट है। साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई? एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 1 लाख की। तो आधे साल की डेप्रिसिएशन कितनी होनी चाहिए? इसको कर दो 1/2। 1/2 कैसे आया? 6 मंथ्स की यूजेज थी, टोटल मंथ्स इन अ ईयर कितने होते हैं? डिवाइड बाय 12 कर दिया। टोटल मंथ्स इन द ईयर, पीरियड ऑफ यूजेज इन द ईयर ऑफ सेल, पीरियड ऑफ यूज इन ईयर ऑफ सेल, वो आ जाएगा न्यूमिनेटर में ऊपर, और नीचे आएगा टोटल मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, ओके। चलो, इसका आंसर क्या आएगा? 5000। तो 2025-26 में 2025-26 की जब हम एंट्रीज पोस्ट कर रहे हैं, एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब क्या होगा? तब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आधे साल का, आंसर आएगा 5000। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम सेल ऑफ मशीनरी, उसकी एंट्री पास करने जा रहे हैं। सेल की एंट्री पास करने जा रहे हैं। ओके, जब हम मशीनरी को सेल करने जा रहे हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे? ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इसमें आज तक स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच मशीनरी वॉज परचेज्ड, ठीक है, 1 अप्रैल से, है ना, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक जितना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा बुक्स में खड़ा है, जितना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि इस अकाउंट में अब जितना बैलेंस खड़ा है, जितना बैलेंस बचा हुआ है, कितना है? पहले साल की डेप्रिसिएशन 10,000, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 10,000 अगेन, फिर 5,000 की डेप्रिसिएशन, कितना हो गया? 25,000, राइट? इतना बैलेंस अभी हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बचा हुआ है। इसको हम अब ट्रांसफर कर देंगे, इसको अब हम पहुंचा देंगे, इसको हम अब एडजस्ट कर देंगे, किसके साथ एडजस्ट करेंगे? मशीनरी के साथ एडजस्ट करेंगे। देखो, बात कुछ नहीं है, हमने अब क्या करा? साल बर साल मशीनरी की वैल्यू को घटाने की बजाय हमने ऑन द डेट ऑफ सेल इकट्ठी ही वैल्यू को नेट कर दिया, वैल्यू को उतने पे ही पहुंचा दिया। अगर हम नॉर्मली डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करते, कितनी वैल्यू आती, उसी वैल्यू तक हमने उसको पहुंचा दिया। ठीक है, उतनी ही वैल्यू तक, सेम वैल्यू तक पहुंचा दिया, सेम वैल्यू एज इफ annually depreciation लेस होता
फ्रॉम मशीनरी। अगर एनुअली हम डेप्रिसिएशन को लेस करते तो ऑन द डेट ऑफ सेल मशीनरी को जो वैल्यू होती वो भी सेम होती, सेम वैल्यू। ठीक है, देखिए कैसे। अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जितना भी क्रेडिट बैलेंस है, जितना भी बैलेंस है वो सब क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, क्योंकि अब तक वो हमेशा क्रेडिट ही होता आ रहा है जब भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। अब हम उसको खत्म करने जा रहे हैं। खत्म करने के लिए अब हम लायबिलिटी को जब हम खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, राइट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा, मशीनरी अकाउंट, अब जाके क्रेडिट होगा जिस दिन हम सेल करेंगे। बीइंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू मशीनरी अकाउंट। आपने अपने पेपर में कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करनी, आपने पूरी नरेशन लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर सेल की एंट्री डालेंगे जो यूजुअली डलती है। क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसे मिले हमें, कितने मिले, 70,000 के। ओके, टू मशीनरी, क्योंकि हमने मशीनरी सेल कर दी, हमने मशीनरी सेल कर दी ना। अब क्वेश्चन है कि यहां पर अब कौन सी अमाउंट आएगी, कौन सी अमाउंट आएगी। देखिए, मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख। इसमें हमने क्या लेस कर दिया, इसमें हमने क्या लेस कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब आप पूछोगे मैम हमने कब किया ये लेस, ये देखिए इस एंट्री में हमने और नहीं तो क्या कुछ, यही तो किया है, हमने लेस ही तो किया है। मशीनरी यूजुअली डेबिट होता है क्योंकि ये हमारी एसेट है। जब हमने मशीनरी की वैल्यू को रिड्यूस करना होता है तब हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। जब हमने एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करना होता है तब हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। जब हमें एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करना होता है तो हम उसे डेबिट कर देते हैं। जब रिड्यूस करना होता है तो क्रेडिट कर देते हैं। यहां पर हमारी मशीनरी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है। ओके, यानी कि लेस हो रही है। कैसे लेस हो रही है, इसमें हम प्रोविजन को डेबिट कर रहे हैं ना, साथ में प्रोविजन इज बीइंग डेबिटेड। तो प्रोविजन की वजह से मशीनरी की अमाउंट कम हो रही है ना। कितने से कम हो गई, 25,000 से। कितने से कम हो गई, 25,000 से। ये देखिए 25,000 से 25,000 कैसे आया था, इन टोटल जितनी डेप्रिसिएशन हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डाली हर साल, उस वजह से हमारे पास 25,000 का बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इकट्ठा हो गया। ओके, अब उतनी ही चीज से, उतनी ही अमाउंट से हमने मशीनरी की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया, 25,000। हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई, 75,000। ठीक है, अब हमने इसको सेल कर दिया, इसको अब हमने सेल कर दिया। तो मशीनरी हमारी अब बुक्स में से, हमारी रिकॉर्ड्स में से कितनी हमने सेल कर दी, पूरी की पूरी मशीनरी सेल कर दी। इसमें से ना तो हमने हाफ की सेल करी, ना हमने 1/3 ऑफ मशीनरी सेल करी, हमने फुल मशीनरी सेल कर दी। इस वीडियो में हम सिर्फ फुल मशीनरी सेल जो हो रही है उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब हम पार्शियल सेल करते हैं, पार्शियल सेल,
यानी कि हाफ ऑफ मशीनरी, 1/3 ऑफ मशीनरी, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ फुल वैल्यू ऑफ मशीनरी जो है, फुल मशीनरी जो है जो सेल हो रही है उसको हम सीख रहे हैं, ओके। तो मशीनरी कितने की बिकी? 70,000 की। कितनी उसकी असल में वैल्यू थी हमारी बुक्स में आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट? 75,000। अभी हमने नीचे कैलकुलेट करा ये वाला, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ डिफरेंस है, ये क्या है? ये है हमारा लॉस। हमें कितने पैसे मिले? 70,000। लेकिन हमारी बुक्स में नेट वैल्यू ऑफ एसेट कितनी थी? नेट वैल्यू ऑफ एसेट थी 75,000, जिसकी वजह से हमको लॉस हो गया। जब भी डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आए, बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं जहां पर अभी हम रेजिडुअल अमाउंट लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट का, वहां पर आती है बैलेंसिंग फिगर। अगर ये डेबिट साइड आ रही है बैलेंसिंग फिगर, तो ये हो गया हमारा लॉस, ये हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ऑलराइट, ये है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इसकी जर्नल एंट्री की नरेशन क्या होगी? नरेशन होगी बीइंग मशीनरी सोल्ड एट लॉस, ओके। इसके बाद क्या होगा? जितनी हमारी डेप्रिसिएशन थी आधे साल की, इसको भी तो हमने P&L में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना हुआ? 5,000, जो हमारे इस साल की डेप्रिसिएशन है। बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड। ऑलराइट, चलो, इतनी हमारी थी जर्नल एंट्रीज जो पास होंगी ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। पहली हमारी एंट्री है 1 अप्रैल 2023 की मशीनरी टू बैंक। मशीनरी अकाउंट पे आइए। मशीनरी अकाउंट में एंट्री होगी 1 अप्रैल 2023 को टू बैंक 1 लाख, ठीक है। 31 मार्च को एंट्री अब क्या होगी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो यहां पर आएगा 31 मार्च 2024 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ओके। कितनी थी? 10,000 की अमाउंट थी, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंगली हम यहां पर क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2024 बाय डेप्रिसिएशन 10,000। 31 मार्च 2024 को ही हम डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 10,000। इन द एंड इसका बैलेंस मैच कर जाएगा। ये अकाउंट का जो टोटल है दोनों साइड इक्वल होगा, इसका कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होता। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे?
इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा कौन सा नेचर का अकाउंट है, दिस इज अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। वाई? बिकॉज ये हमारा जो प्रोविजन है एक एसेट को बिलोंग करता है, ये एक एसेट से रिलेटेड है। एसेट्स हमारे क्या होते हैं, रियल होते हैं, तो ये वाली जो प्रोविजन भी होगी वो भी हमारी क्या होगी, रियल होगी। इसके रिलेटेड कौन सी प्रोविजन होगी, ठीक है। एसेट भी कौन सा था, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। फिक्स्ड एसेट हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन होगी, उसके रिगार्डिंग जो प्रोविजन होगी वो भी रियल होगी। ओके, तो जो रियल बैलेंसेस होते हैं उनको कभी हम P&L वगैरह में नहीं लेके जाते, उनको हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। ऑलराइट, चलो इसका हम करेंगे बैलेंस कैरेट डाउन। 31 मार्च 2024 को टू बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। टोटल होगा 10,000 का। चलो नेक्स्ट, अगले साल क्या होगा, हमारी मशीनरी की वैल्यू एज सच ही ब्रॉट डाउन हो जाएगी। एज सच ही हमारी जो मशीनरी की वैल्यू है अनटच्ड, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, मशीनरी अकाउंट में बैलेंस होगा ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का, अगेन 1 लाख का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में 1 अप्रैल 2024 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। जो लायबिलिटी वाले अकाउंट्स होते हैं उनका हमेशा जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है वो क्रेडिट साइड पर आता है, लेफ्ट साइड पर नहीं आता, राइट साइड पर आता है, क्रेडिट साइड पर आता है। हमेशा ध्यान रखना, क्रेडिट साइड पर आता है। ओके, क्रेडिट साइड पर। एसेट्स का यानी कि जो ये मशीनरी है इसका जो ब्रॉट डाउन आया है उसका आया है डेबिट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, ठीक है, राइट साइड पर नहीं। एसेट का हमेशा डेबिट साइड पर ब्रॉट डाउन आता है बैलेंस, और लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। नॉमिनल अकाउंट्स के केस में भी कभी भी बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आता, क्योंकि हम उसी साल में रिस्पेक्टिव ईयर में ही उनको P&L में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करने के बाद अब हम ईयर एंड पे पास करेंगे इनकी एंट्रीज। ईयर एंड पे एंट्रीज क्या थी, डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट में 31 मार्च 2024-25 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेन 10,000, ठीक है, अगेन 10,000। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर 31 मार्च 2025 बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ जो ऊपर जर्नल एंट्रीज पोस्ट की थी, जो भी हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करी थी उन्हीं की हम पोस्टिंग अब कहां कर रहे हैं, लेजर अकाउंट में, लेजर में पोस्टिंग हम उनकी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या एंट्री पास होगी, बैलेंसिंग की एंट्रीज पास होंगी, ठीक है। 31 मार्च 2025 को बाय बैलेंस
कैरेट डाउन होगा मशीनरी का अगेन 1 लाख, क्योंकि हमने इसमें डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया। डेप्रिसिएशन की जो फिगर होगी, बैलेंसिंग फिगर होगी, कितनी है इस साल की? 10,000। ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये अकाउंट यहीं पर ही क्लोज हो जाएगा इस साल के लिए, ठीक है? इसमें कोई बैलेंस नहीं है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अगर हम बैलेंसिंग करने पे आए तो कैसे एंट्री डलेगी? यहां डेबिट साइड पर टू बैलेंस कैरेट डाउन। व्हाट इज द टोटल इन द क्रेडिट साइड? 20,000। तो यहां पर क्या होगा? 20,000। अब आप देख रहे हो कि पहले साल की डेप्रिसिएशन 10,000 थी, वहां से ये नीचे आ गई सेकेंड ईयर में, वहां से ये नीचे आ गई सेकेंड ईयर में। फाइन। अब इसी के अंदर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन भी जुड़ गई। अब टोटल डेप्रिसिएशन एट सेकेंड ईयर एंड 31 मार्च 2025 को, ठीक है, बैलेंस है इकट्ठा डेप्रिसिएशन का, इकट्ठा हुआ डेप्रिसिएशन का 20,000। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है बात। ये अक्यूमुलेट ये अक्यूमुलेट हुआ जा रहा है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम बैलेंसेस को फिर से ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट ईयर है 1 अप्रैल 2025 to balance brought down, which is again 1 lakh. ओके, अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बैलेंसिंग फिगर नीचे लेके आएंगे, यानी कि बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे 1 अप्रैल 2025 को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000। ठीक है, अब हमने करी सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी हुई 1 अक्टूबर 2025 को। यहां तक कि डेप्रिसिएशन अब हम चार्ज करेंगे, उसकी एंट्री भी हम पास ऊपर कर चुके हैं, जनरल एंट्री, राइट। सो इट विल बी 1 अक्टूबर 2025 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 5,000, हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन। ओके, यहां पर आएगा बाय साइड पर बाय डेप्रिसिएशन। ओके, कितना? 5,000 का। टोटल क्रेडिट साइड का क्या बना? 25,000, है ना। इतना हमारा बैलेंस अक्यूमुलेट हो चुका है टिल द डेट ऑफ सेल इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको अब हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं, इसको अब हम एडजस्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एडजस्टेड या ट्रांसफर्ड, एडजस्टेड या ट्रांसफर्ड, इसमें करेंगे मशीनरी अकाउंट में। इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं ऊपर जाकर। जर्नल एंट्री थी ये वाली, दिस वन वाज द जर्नल एंट्री, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। मशीनरी यहां पर क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि मशीनरी के बाय साइड पर आएगा। ठीक है, बाय साइड पर आएगा। ओके, चलो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट अक्टूबर 2025 को टू मशीनरी लिखेंगे। कितनी अमाउंट? जितनी भी हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुई है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जितना हमारा टोटल बैलेंस अभी तक हमारे पास है 25,000 का। इन द एंड ये वाला जो बैलेंस है, ये वाला जो अकाउंट है वो बैलेंस हो जाएगा। इसके आगे अब कोई एंट्री नहीं डलेगी इस अकाउंट में, क्योंकि हमारी मशीनरी अब सेल हो गई है।
ठीक है, इसका हमने क्या करा, अब हमने इसको ट्रांसफर कर दिया मशीनरी अकाउंट में। किस साइड, बाय साइड पर इसकी एंट्री आएगी मशीनरी अकाउंट के अंदर, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में मशीनरी 2 साइड पर आ रहा था, ये ध्यान रखने है बात को। तो यहां पर अब उल्टा होगा, यानी कि बाय साइड पर फिगर आएगी। कितनी अमाउंट, 25,000 की। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, हमारी एंट्री सेल की। बैंक अकाउंट डेबिट 70,000, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 75,000, बैलेंसिंग फिगर 5,000 का क्या हुआ, हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके, चलो इसकी पोस्टिंग होगी ऐसे, बाय बैंक, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बैंक के आगे कौन सी अमाउंट थी, 70,000 की। प्रॉफिट एंड लॉस के आगे थी 5,000 की। यही थी ना अमाउंट्स, देखो बैंक के आगे अमाउंट थी 70,000 की, P&L के आगे थी 5,000 की, और मशीनरी हमारा क्या हो रहा था, 75,000 से क्रेडिट। ठीक है, चलो अब हमारा ये वाला जौन सा अकाउंट था मशीनरी का, दिस ऑल्सो इज बैलेंस्ड। अब इसके अंदर भी हमारा कोई भी बैलेंस कैरी डाउन नहीं है, क्योंकि हमारी मशीनरी खत्म हो गई, बिक गई। अब हमारी ये बुक्स में नहीं आएगा, नॉट इन आवर बुक्स नाउ। ठीक है, फाइन। अब हम थोड़ा समराइज वे में देख लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में इनके अंदर इनकी रिप्रेजेंटेशन, इनके अंदर इनकी डिस्क्लोजर, इनको कैसे प्रेजेंट किया जाता है इन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर। ओके, चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, हम अपने एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं, है ना, और अपने जो इनकम्स हैं वो क्रेडिट साइड पर ले आते हैं। हमारा जो डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट, वो भी एक्सपेंस। तो ये कहां जाएगा, 2 साइड पर। ये देखिए 2 साइड पर जाते ही हमको ये याद आना चाहिए कि इसकी जर्नल एंट्री क्या थी। इसकी जर्नल एंट्री थी ये वाली, दिस वन। Profit and loss account debit to depreciation. This is a transfer entry for depreciation to P&L. ठीक है ना, मतलब ये हमारी क्या है, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करने की एंट्री है। किसमें ट्रांसफर करने की, P&L में ट्रांसफर करने की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो तो यहां पर टू डेप्रिसिएशन शो होगा 10,000 का। फाइन, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024, तो ये एंट्री यहां पर आएगी ऐसे करके। अगर हम एक और P&L बनाते हैं विच इज एंडेड ऑन 31 मार्च 2025, तब भी यही एंट्री आएगी, टू डेप्रिसिएशन 10,000। यानी कि जब हम अगले साल का भी P&L बनाएंगे सेम टू सेम, तो अगेन यहाँ पे 10,000 की एंट्री डलेगी। उसके आगे जो अगला साल है ईयर ऑफ सेल में, उसमें हम P&L के अंदर कितना डेप्रिसिएशन शो करेंगे, उसमें हम शो करेंगे सिर्फ आधे साल की डेप्रिसिएशन। ये है हमारा ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 31 मार्च। इसी दिन को हम
अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, इसी दिन को हम अपना बैलेंस शीट भी बनाते हैं। ओके, तो साल के दौरान हमारी सिर्फ उस मशीनरी के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन डली? 5000 की, सिर्फ हाफ ईयर की। यही फर्क है बाकी सालों में और ईयर ऑफ सेल में। ओके, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। पहले तो बात करिए लायबिलिटी साइड की, ठीक है, फिर करिए एसेट साइड की। लायबिलिटी साइड में जो करंट लायबिलिटीज हैं उसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शो होगा। कितने अमाउंट का? जितना हमारा फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हुआ है, डेप्रिसिएशन डला है अब तक का उस मशीनरी के ऊपर, ठीक है। कितना था? 10,000। एसेट हमारी कितनी शो होगी? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर वी हैव आवर मशीनरी ऑफ व्हाट अमाउंट? 1 लाख, ठीक है। ऐसे हम इनको सेपरेट भी शो कर सकते हैं। एक और मेथड क्या है कि हम यहां पर करंट लायबिलिटीज में ना शो करके, सिर्फ क्या करें, मशीनरी में 1 लाख की ये फिगर ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट शो करनी है। इसके अंदर हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को 10,000। नेट अमाउंट कितनी बनी? 90,000। इतने का भी हम ऐसे करके शो कर सकते हैं कि मशीन की ग्रॉस वैल्यू, इसको ग्रॉस वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू भी बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, एक्चुअल कॉस्ट भी बोलते हैं, जो मर्जी बोल दो। इसका मतलब यही है कि जितने पर हमने मशीनरी अपने बुक्स के अंदर, बुक्स में रिकॉर्ड करी इनिशियली ऑन डेट ऑफ परचेज, कितने की हमने स्टार्टिंग में बैंक वाली एंट्री डाली थी, वो वाली अमाउंट है। ओके, इसमें से हम लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 का, जितना 31 मार्च 2024 तक का इकट्ठा हुआ है, सिर्फ यहां तक का। ओके, चलो, नेट अमाउंट हमारी कितनी आएगी? 90,000 की। इसको हम क्या बोल देते हैं जी? बुक वैल्यू, जितनी हमारी बुक में वैल्यू आ रही है, इसी को हम नेट वैल्यू भी बोल देते हैं। ओके, नेट अमाउंट, नेट वैल्यू, लाइक दैट। ओके, अब नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में सर कैसे आएगा ये, अब वो भी देख लो। अच्छा, एक चीज और, अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैम हम कौन सी प्रेजेंटेशन फॉलो करें। देखो, आप कोई भी कर सकते हो, बट अभी आप फिलहाल समझने के लिए सिर्फ पहली वाली को ही फॉलो करो। पहली वाली कौन सी? लायबिलिटी साइड पर आप प्रोविजन को दिखाइए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। कितनी की थी? 10,000 की। ओके, अब नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025। इस टाइम क्या होगा वो भी देखिए। एसेट्स हमारे यहां पर अगेन फिक्स्ड एसेट कितनी अमाउंट पे शो हो रही है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। याद है ना, पोस्टिंग के टाइम पे हमने क्या देखा था कि मशीनरी की तो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं हिली, 1 रुपया भी नहीं हिली, हर टाइम 1 लाख 1 लाख 1 लाख, है ना, हर टाइम 1 लाख थी। तो इसको तो हम टच भी नहीं करेंगे। चलो, मशीनरी लिखी 1 लाख की, ऑलराइट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या बन रहा है साइड बाय साइड? करंट लायबिलिटीज में प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन। ओके, पिछली अमाउंट क्या थी? एज ऑन 1 अप्रैल 2025 को, सॉरी 24 को कितनी थी? 10,000 की, ये वाली। ये 31 मार्च 2024 का बैलेंस है। इट इज एज गुड एज बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2024। जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा वही अगले साल का ओपनिंग होगा ना। क्लोजिंग ऑफ प्रीवियस ईयर विल बिकम ओपनिंग ऑफ करंट ईयर। दिस इज नथिंग बट कॉमन सेंस। ऑलराइट, तो यहां पर ये क्या आ गया? ओपनिंग आ गया, पिछले साल का क्लोजिंग। इसमें हम करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, कितनी अमाउंट थी? वो फिर से 10,000 की ही अमाउंट आई थी। अब टोटल बैलेंस कितना रह गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर? इट इज 20,000। ओके, नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट पे आइए। नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में सर कैसे है? आ जाओ। बैलेंस शीट एज ऑन 2026। ना मशीनरी रही, ना ही प्रोविजन रही, कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, तो चलो, क्योंकि सेल हमने कब करी थी? 1 अक्टूबर 2025 को। एक काम करते हैं, तो आई होप आपको इस पूरे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से ये समझ आ गया होगा कि हम डिस्क्लोजर कैसे करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अगर हमें क्वेश्चन में बता दिया जाए कि डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड से करना है, अगर ऐसे केस में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को बोल दिया जाए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने को बोल दिया जाए, एक्सट्रैक्ट्स बनाने को बोल दिया जाए, तो आप वो भी कर सकते हो। ऐसी ही इसमें डिस्क्लोजर होगी। अगर आपको लेजर पोस्टिंग करनी है, अगर आपको लेजर पोस्टिंग करनी है, आप वो भी आराम से अब सीख गए हो। अगर आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, आप वो भी सीख गए हो। जर्नल, लेजर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकी डिस्क्लोजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से? बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इनके अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाने को भी आ जाएं तो आप आसानी से अब कर सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जौन सा आपको प्रोवाइड करा गया है, ठीक है, यूट्यूब के थंबनेल पर या फिर अपनी हमारी इंट्रो वीडियो में, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो हमारा फोन नंबर। उस पर अगर कोई डाउट आता है देन यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, बाय।